आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, अगर आप ड्रावनी कहानियों से मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, अक्सर हमारे बड़े कहा करते हैं कि नई दुल्हन को ज्यादा बाहर घुमाना नहीं चाहिए। नाज़रीन करम, जिसकी वजह ये बताई गई है कि नई नवेली दुल्हन पर जिन्नात और रूहें ज्यादा मुतवज्जा होती हैं, और इसी की मिसाल ये आज की कहानी है। नाज़रीन करम, ये एक सच्चा वाक़या है जो हमारे एक दोस्त के साथ पेश आया था। दोस्तों, ये शादी के 2 दिन की बात की स्टोरी है, जब इसकी बीवी घर गई हुई थी। नाज़रीन करम, मुझे घर के तमाम तर अफराद गांव से बाहर जाने के लिए सख्ती से मना किया करते थे, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। बिल्कुल आम दिनों की तरह जब मैं घर पर चहलकदमी कर वापस आता हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर आते ही घर के लोगों के साथ कुछ देर बातें करने लग गया। इस दिन बारिश की वजह से घर में लाइट भी चली गई थी। दोस्तों, गांव देहातों में अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी बारिश की वजह से लाइट चली जाया करती है। लाइट बंद होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा छा गया था। दोस्तों, फिर मैं इसके बाद अपनी जगह से उठता हूँ और घर में मौजूद तमाम तर मिठाइयों को खाने लग जाता हूँ। लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं मिठाइयाँ खाता ही गया। मेरा ये अमल देखकर घर वालों को भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा और मैं दोबारा अपने कमरे में जाके सो गया। दोस्तों, अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मुझे एक औरत की आवाज आती है और वो कह रही थी कि फारूक, तुम कैसे हो? तुम शादीशुदा हो ना? जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने सामने देखता हूँ कि एक औरत खड़ी थी जिसने लाल कलर के शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी। इसे देखकर मैं सोचने लग गया कि ये औरत कौन है और ये अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने तो दरवाजे को बंद करके रखा था। लेकिन ये औरत अंदर कैसे आई और कौन है ये? नाज़रीन करम, इसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। थोड़ा गौर करने के बाद मुझे याद आया, अरे ये तो मेरी सबसे बड़ी खाला है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो 20 साल पहले मर चुकी हैं। नाज़रीन करम, मैं इसे देखकर ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तब तक वो मेरे बिस्तर तक आकर पहुंच चुकी होती है और मुझे कहने लगती है कि फारूक, तुमने अकेले शादी कर ली और मुझे फोन तक नहीं किया। दोस्तों, ये कहते ही उसने मेरे सीने पर हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लग गई। नाज़रीन करम, हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की अपने वालिद साहब को आवाज देने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी आवाज मेरे छोटे भाई और भाभी तक पहुँच जाती है। लेकिन मेरी भाभी फौरन समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है। उसने फौरन मेरे वालिद साहब को उठाया और कहा कि अंदर से फारूक आवाजें लगा रहा है। नाज़रीन करम, होता यह है कि वो सब के सब घर वाले मेरे कमरे में आ जाते हैं, लेकिन वो मरी हुई खाला अब तक उसी कोने में खड़ी थी। जिसके बाद वो घर वाले मुझे निकाल कर बरामदे में ले गए। जैसे ही मैं बरामदे में गया तो सब मुझसे नाराज होकर पूछने लगे कि बताओ क्या हुआ था, लेकिन मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और न ही मैं उस वक्त कुछ बोलने के काबिल था। नाज़रीन करम, थोड़ी देर के बाद वो मरी हुई खाला मेरे पास आती है और दोबारा मेरे सीने के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करती है। नाज़रीन करम, हैरत की बात तो ये थी कि सब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो औरत यानी मेरी मरी हुई खाला किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी सिवाय मेरे। देखते ही देखते वो मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद मैं अपनी बात की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ कि क्या मेरे भाई ने किसी लड़की से शादी की थी और मुझे नहीं बुलाया था? ये कहते ही खुद ब खुद में रोने लग गया था। ये अल्फाज में किसी भी कीमत पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल रहे थे। दोस्तों, ये सब मामला देखकर मेरे घर वाले थोड़ा बहुत समझ गए थे कि मेरे साथ इस वक्त क्या हो रहा है। फिर वो मुर्दा खाला मेरे ऊपर से नीचे उतरती हैं और कहने लगती हैं कि चलो फारूक, यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा नहीं है सिवाय मेरे। देखो तुम्हें लेने यहाँ पे कौन कौन आए हैं। जैसे ही मैं इसकी बात सुनकर बाहर निकलता हूँ तो नाज़रीन, मेरे खौफ की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि नाज़रीन करम, मेरे दरवाजे के बाहर बहुत से खौफनाक लोग खड़े थे जो मुझे लेने आए हुए थे, और ये सारे के सारे एक ही आवाज में कह रहे थे कि आओ फारूक, जल्दी बाहर आओ, हम लोग सब तुम्हें लेने आए हैं। जिसके बाद वो मरी हुई खाला मुझे कहती है कि चलो फारूक, यहाँ से चलो, देखो तुम्हें कितने सारा लश्कर लेने आया है। नाज़रीन, ताज्जुब की बात तो ये थी कि मेरे घर वाले मेरे साथ ही खड़े थे, लेकिन वो ये सब मामला देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं भूतों का ये सारा जुलूस देख सकता था। दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं खुद ब खुद खड़ा हुआ और उस जुलूस की तरफ जाने लग गया। वहीं से ही मुझे घर वालों ने पकड़ लिया और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। फिर मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मुझे बैतुल खला जाना है, मुझे जाने दें। इस बार उन्होंने मुझे बैतुल खला तक जाने की इजाजत दे दी, लेकिन मेरे साथ मेरा छोटा भाई और मेरी भाभी भी चली।
इस बार मैं बैतुल खला जाने के बाद दूसरी तरफ आकर बैठ गया, लेकिन कुछ देर बैठने के बाद मैंने दोबारा बैतुल खला जाने को कहा तो मेरे वालिद फौरन कहते हैं कि तू अभी तो गया था। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं दोबारा बैतुल खला की तरफ बढ़ने लगा तो वो सारा लश्कर हमारे दरवाजे के बाहर जंगल को छोड़कर बैतुल खला की तरफ आने लग गया और मुझे जोर जोर से बुलाने लग गए कि फारूक तुम यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही मैं भागकर उस लश्कर की तरफ जाने की कोशिश की तो मेरी भाभी ने फौरन मुझे पकड़ लिया। दोस्तों उस वक्त मुझ में इतनी ताकत आ चुकी थी कि मेरी भाभी लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे रोक नहीं पा रही थी। तभी इन्होंने मेरे वालिद साहब को आवाज दी। जैसे ही उन्होंने मेरे वालिद साहब को आवाज दी तो मेरे वालिद साहब और बाकाया घर के अफराद फौरन भागते हुए आए और मुझे पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मेरे वालिद साहब फोन करते हैं किसी शख्स को जो जिन और भूतों के बारे में कुछ जानता था। दोस्तों जब वो शख्स हमारे घर पर आता है और पढ़ाई करने लग जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि एक औरत थी जो कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थी लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है। ये सब बात बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों अब भी मुझे मेरी मरी हुई खाला नजर आ रही थी। दोस्तों मेरा भाई हाफिज कुरान था, वो जोर जोर से कुरान शरीफ की तिलावत करने लग गया, जिसके बाद वो मरी हुई खाला गुस्से से मेरे सीने पर आकर बैठ जाती है और मेरा गला दबाने लग जाती है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाद मैं अपने भाई को तिलावत को बंद करने को कहता हूँ तो मेरा भाई तिलावत बंद करने के बजाय आवाज धीमी कर देता है और अपनी तिलावत को जारी रखता है। नाज़रीन जैसे ही वो अपनी आवाज धीमी करता है तो मेरी खाला मेरा गला छोड़ देती है और सीने से उतर जाती हैं। जिसके बाद मैंने बहुत पुरसुकून सांस ली और अपने आप को मुतमईन किया कि मेरे घर वाले और मेरा अल्लाह मेरे साथ है। दोस्तों मेरी फैमिली को मेरी इतनी फिक्र थी कि वो पूरी रात नहीं सोई। इतना ही नहीं बल्कि मेरी फौत हुई हुई खाला और इनके साथ का जो लश्कर था वो भी मुझे पूरी रात देखता रहा। दोस्तों सुबह होते ही मुझे मेरे वालिद साहब कारी साहब के पास लेकर जाते हैं जो मेरे गाँव से 10 किलोमीटर की फासले पर था। नाज़रीन कारी साहब मुझे कुरान शरीफ की आयत में से एक तावीज़ बना कर देते हैं जिसे उन्होंने सख्ती से मना किया था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे अपने जिस्म से अलग नहीं करना है। दोस्तों जब मैंने तावीज़ पहना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म से 30-40 किलो का वजन कम हो गया हो। जिसके बाद मैंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए कहा या अल्लाह तेरे हुक्म के बगैर कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तू ही मेरी हिफाजत फरमा। नाज़रीन वो दिन है और आज का दिन है, ना वो खाला मुझे आज तक नजर आती है और ना ही इनके साथ का लश्कर। दोस्तों दुनिया की हर बीमारी का इलाज कुरान शरीफ में मौजूद है, बस हमें समझने की जरूरत है। या अल्लाह हम मिलकर दुआ करते हैं कि हमें कुरान समझकर पढ़ने वाला बना और इसी के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी बना। आमीन।